हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज आप लोग का मॉडल सेट 2 यानी सोशल साइंस का सेट 2 देखने वाला है। आप लोग पता है दोस्तों, पांच मॉडल सेट जारी कर चुका है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा पांच मॉडल सेट जारी हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेट 2 यानी कि सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन, और सेट 1 दोस्तों इससे पहले ही अपलोड कर दिया था मैंने, और इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन इसके बाद शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए सभी को देखते हैं, एक एक आंसर को देखते हैं, समझ लीजिए। और एग्जाम के लिए दोस्तों सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से पूरा कर लीजिए। और सभी सॉल्यूशन का दोस्तों आपका एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए क्या पहला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये आप लोग को पहले ही मैंने पढ़ा चुका है। क्या 1871 दोस्तों जर्मनी एकीकरण हुआ था 1871 में। वहीं इटली का पूछेगा दोस्तों, तो 1870 में किसका हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। दोनों याद रखिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? ये दोस्तों पिछली बार का मॉडल पेपर में भी था, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी। जी हाँ, हिंद स्वराज की स्थापना मतलब इसके लेखक कौन थे? तो हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी थे। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट यानी कि ये हुआ था दोस्तों सितंबर 1932 में। जी हाँ, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पारित हुआ था। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों या प्रवाह का उल्लेख किया है? दोस्तों तो उसमें व्यापार, श्रम और पूंजी तीनों का किया है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने आंतरिक आर्थिक विनिमय, ठीक है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कौन सा गतिविधि? तो व्यापार, श्रम और पूंजी तीनों को यहाँ पर यानी उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉबर क्या था दोस्तों? जॉबर एक पुराना विश्वस्त किसी कंपनी के कर्मचारी होते थे, जो गांव से लोगों को जॉब दिलाने में काम करते थे। शहर में बसने को लेकर वो हेल्प करता था। ठीक है, तो जॉबर क्या था? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगाया गया? तो दोस्तों 1854 में बंबई में लगाया गया था पहला कपड़ा मिल, जो कि बिल्कुल सफल था। ठीक है, इससे पहले जहां कोलकाता में लगाया था वो असफल हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो दोस्तों ये चीन से विकसित हुई थी। क्यों कह सकते हो कि चीन से ही छपाई की जो है मुद्रण तकनीक वहां से आई थी। तो चीन में ही वुड ब्लॉक तकनीक सबसे पहले चीन में ही, जिसमें लकड़ी के वहां पर कुछ अंकित किया था, उससे वहां पर छपाई किया जाता था कलर से। ठीक है, बहुत पुराना चीज था वो। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? दोस्तों कॉर्न लॉ यानी कर्ण, कॉर्न मतलब क्या होता है? मकई, आप लोग जो खाते हैं ना, भुट्टा, वही। तो उस पर एक कर लगा दिया गया था, मतलब उसके आयात पर रोक लगा दिया गया था। तो ये कॉर्न लॉ कौन सा देश में लगाया था? तो ये ब्रिटेन में लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे ब्रिटेन की स्थिति हालत सुधरी थी किसानों का, लेकिन जब ये लॉ हटा दिया गया ना, तो किसान वहां के बहुत ही उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। लौह एवं कॉर्न लॉ के बारे में मैंने सब्जेक्टिव में स्पेशल और अच्छा से बता दिया। लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है, खून और खड़क की नीति जिसको बोलता है, लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका दोस्तों क्या था? बिस्मार्क ने। याद कीजिएगा, बहुत फेमस सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में अब तक। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो दोस्तों जो आर्थिक महामंदी हुई थी ना, तो व्यापार, नौकरी पेशा लोगों को और दो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही लोगों को मतलब क्या भूचाल आ गया था। हर एक चीज के दाम घट गए थे, किसानों का रोजगार चला गया था। तो मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा था वो किसानों पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। अगला सवाल है, श्रीलंका में किस समुदाय ने सब प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? दोस्तों आपको पता है श्रीलंका में सिंहली भाषी समुदाय सबसे अधिक है। कौन? सिंहली भाषी। तो इसका सही उत्तर हो जाए सिंहली समुदाय। ठीक है, तमिल समुदाय वहां कम है, लेकिन सिंहली वहां प्रचंड मात्रा में है। तो सिंहली समुदाय ने अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच कौन शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था की संघीय शासन व्यवस्था की साम्यवादी शासन व्यवस्था की सामुदायिक शासन व्यवस्था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था जैसे हम लोग का शासन व्यवस्था है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार में बटा हुआ है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होता है। जैसे आप लोग इसमें कोई अकेला ही, जैसे चीन का हो गया, ठीक है, अकेला राष्ट्रपति है, उस प्रकार अमेरिका का हो गया। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था दोस्तों आप लोग का जो है भारत का संघीय शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को निषेध किया है? दोस्तों अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि छुआछूत की बीमारी होती है ना, कि चलो भाई हम ऊंची जाति के नीचे जाति को नहीं छुएंगे। जो छुआछूत की बीमारी समाज में मौजूद था, उसको अस्पृश्यता का नाम दिया गया था। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसको निषेध कर दिया गया है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, अगर ऐसा करोगे, ऊंच जात नीच जात करोगे, तो आपको फिर इस पर कड़ी कार्रवाई आप पर की जाएगी। तेरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हुआ था अनुच्छेद 17 में इसको निषेध किया गया था। ठीक है, तो तेरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंदर रहता है? दोस्तों शिक्षा जो है ना पूरे संवर्ती सूची, मतलब इस पर कानून बनने का अधिकार किसको? राज्य को भी रहता है, सरकार और केंद्र सरकार को भी रहता है। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारी जो कानून बनता है राज्य सरकार भी बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकते हैं। इसलिए कौन से नियम में आता है? संवर्ती सूची में आ जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बांध बनने से रोकना। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसमें बांध बनने से रोकना था।
मतलब जो बांधे बनाई जा रही थी नर्मदा के पानी को मतलब कम किया जा रहा था, जैसे नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, उसमें साइड से बांध बना दिया गया तो उसका पानी को रोक लेता था। तो बांध बनाने से रोकना था नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1885 में हुई थी। बहुत फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। तो 16 का बी बिल्कुल याद कर लीजिए, 16 का बी होगा। और 17 में चलेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? जिसका सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी 1954 से 1968 के बीच नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? ये आप लोग का जैक बोर्ड मॉडल पेपर में भी था, 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की भाषा का वर्णन किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? इसका कमेंट आप लोग आंसर में देना, सॉरी इसका कमेंट आंसर में नहीं देना, इसका आंसर कमेंट में देना, उल्टा में बोल दिया, ठीक है। तो चलो इसका कमेंट आंसर में देना, चलो उल्टा ही बोलो लेकिन आंसर सही सही देना। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है दोस्तों? तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार ही तो होती है, जिसमें लोगों को सुनती है, लोग वोट देते हैं तभी तो सरकार चुनकर आते हैं, तभी तो हम लोग को बात मानता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा, भाई साहब घर को और काली मृदा कहाँ पे? गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में मोदी जी है ना, तो अमक्खा मृदा भी काली हो गया, ठीक है, काला हो गया। तो किसका सी उत्तर सही हो जाएगा? इसे ठीक से याद रखना है, मोदी जी है तो काले हैं, क्योंकि वो काला धन को वापस नहीं ला पाए, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका वो हो जाएगा उत्तराखंड में है स्थित है, ठीक है, जो कि आपको कह सकते हैं पहाड़ों का एक प्रकार से राज्य है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। 22 का बी सही हो जाएगा। 23 का क्या बोला देखो, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर जो बांध था दोस्तों गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार जो बांध बनाए जा रहे थे, इसी प्रकार के बांध को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? मॉडल पेपर जैक बोर्ड में भी था। जूट को दोस्तों सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है। जूट मतलब लोग जानते होंगे ना, जूट का बोरा होता है, जूट का रस्सी होता है, ठीक। कौन कौन जानता है कमेंट जरूर करना। झारखंड में कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंस वाले जो झारखंड से संबंधित है और झारखंड का एग्जाम आप दे रहे हो, तो इसका सही उत्तर जो है अभ्रक, अभ्रक नहीं अभ्रक होता है, ठीक है, अभ्रक, अभ्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल हो जाएगा दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कहाँ भाग गया भाई साहब, छुप गया है कहीं। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए समुद्री तट की कुल लंबाई दोस्तों होती है 27 का 7516 किलोमीटर। इसके बाद भी पॉइंट समथिंग होता है, उसको उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक भी उत्तर सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, इसका उत्तर यही से याद करिए, 1853 में, ठीक है। 1853 में दोस्तों भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी और उसमें आप चढ़े थे क्या भाई साहब? 1853 में तो आप पैदा भी नहीं हो गए। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत मतलब जिसकी परंपरा सदी परसों से चली आ रही है। कौन सा? सौर ऊर्जा तो भाई कुछ सालों में लागू हुआ है, पवन ऊर्जा भी कुछ सालों में लागू हुआ है, परमाणु ऊर्जा भी पहले थोड़े था। कोयला दोस्तों सालों साल बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। आपके दादाजी भी कोयला जलाए हैं और अब भी कोयला जल रहा है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये आयोजित किया गया था आप लोग का ऑप्शन नंबर किस में? ब्राजील में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में आप लोग का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो दोस्तों सबसे क्या, आप किसी के भी चीज को देखोगे तो आय को देखोगे ना, तो औसत आय को देखा जाता है कि हाँ देश भाई कितना विकास कर रहा है, औसत आय को मापा जाता है, औसत आय से देखा जाता है देश का विकास। औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है दोस्तों, औसत आय एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय को भी बोला जाता है औसत आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति मतलब भारत का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है वही होता है औसत आय। और ये निकलता कैसा है? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देके निकाल लेते हैं। क्या देश में कुल आय कितना है, कुल कितना कमाई हो रहा है, बड़े कुल जनसंख्या, सोचो कितना कड़ा, कैसे गिनता होगा देश का कुल आय को, तो कैसे गिनता होगा देश का कुल जनसंख्या को। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है दोस्तों? सेवा क्षेत्र में जहां सेवा मिलती है भाई साहब, जाओगे तो क्या आराम से एकदम परिवहन करोगे, संचार करोगे, बैंकिंग करोगे, मतलब बैंक में जाओगे, सेवा क्षेत्र के बैंक। संचार मतलब टेलीफोन कर दो, वो भी सेवा है। परिवहन गाड़ी में कहीं आते जाते हो, वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी। और ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में सारी चीजें आते हैं, ठीक है। जीवन बीमा की गतिविधि है, जीवन बीमा की भी क्या एक प्रकार से सेवा क्षेत्र हो गया, यानी कि तृतीय क्षेत्र का। जीवन बीमा मतलब क्या? पॉलिसी, जिसको LIC बोल रहे हो, ठीक है, पॉलिसी कोई होता है जीवन बीमा कराता है किसी कंपनी में, तो वो भी एक तरह का सेवा दिया जाता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा था? तो जानते हो, आप पॉकेट में पैसा हो या ना हो, पॉकेट में मोबाइल हो और आपके अकाउंट में पैसा हो तो आराम से चल जाएगा, यानी कि दोस्तों आई थिंक इसका सही उत्तर डिजिटल मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धन का आधुनिक रूप क्या है दोस्तों? धन का आधुनिक रूप हो जाएगा सिक्के और नोट, इसका आधुनिक रूप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ता श्रम
और उत्पाद के लिए तैयार माल दोनों आकर्षित करती है, यानी 37 का सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन सी, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंदर, सार्वजनिक मतलब सबके लिए भाई, सब फ्री में रहता है वो, ठीक है, तो डाक सेवा जो होता है सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं में आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, बाकी ये तो प्राइवेट में पैसा लगेगा, ये भी पैसा लगेगा, तो सार्वजनिक थोड़े हुआ, ठीक है, सार्वजनिक मतलब जिसका प्रयोग सभी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। बोलता नहीं कभी झगड़ा झगड़ा होता है, बोलता नहीं सार्वजनिक जगह पाया है, सार्वजनिक आपका ये सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक चीज होता है तो हर कोई यूज कर सकता है, डाकिया जैसे हो गया। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया, तो 2005 में दोस्तों सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई को लागू किया गया था, और आरबीआई के निर्देश द्वारा बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि कितना % नगद रखना पड़ता है, तो 15% दोस्तों नगद रखना पड़ता है, 15% रख करके बाकी चीज ऋण दे सकता है, ठीक है, और या फिर कहीं पर उद्योग में लगा सकता है। 15% रखना ही पड़ेगा लोगों को कैश देने के लिए। मान लीजिए आप बैंक में जाके 1 लाख जमा किए, कभी जाके 20,000 मांगने चल गया तो आपको देना पड़ेगा ना, तो सोचो 15% रखेगा तो उसी में लोग काम चल जाता है, बाकी उन लोग का राशि अपने पास नहीं रखता है, किसी को ऋण दे देता है, किसी को कंपनी खोलने देता है, तो इस प्रकार से करता है। ओके, तो ये दोस्तों मॉडल सेट नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन सब्जेक्टिव दोस्तों शाम को मैं आप लोग का सेट 1 सेट 2 का अपलोड कर दूंगा। चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर एक वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धाकड़ तरीके से करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।